जय हिंद बच्चों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस यानी समाजी विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और ये जो है यूपी बोर्ड का रहेगा दोस्तों, यूपी बोर्ड का रहेगा। ठीक है। और एनसीईआरटी रहेगा दोस्तों, सभी बोर्ड के लिए रहेगा, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए विशेष रहेगा और सब बोर्ड के लिए जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है वहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, पूर्णांक जो आप बच्चों रहेगा 100 अंकों का रहेगा, पूर्णांक 100 अंकों का रहेगा। और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। जो है सबसे पहले देखो, निर्देश में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। और उसके बाद में यहाँ प्रश्न 2 खंडों आ और बा में विभाजित रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद लघु उत्तरी, फिर उसके बाद लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो एक नंबर का रहेगा और ओमार शीट में भरना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। तो चलिए देखते हो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि रूस की अक्टूबर 1917 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ। रूस की अक्टूबर 1917 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। इसमें सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, जारशाही का अंत हो गया। सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, जारशाही का अंत हो गया। डेमोक्रेसिया शब्द किस भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डेमोक्रेसिया शब्द किस भाषा से संबंधित है। लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन, यूनानी। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूनानी। यानी डेमोक्रेसिया शब्द जो है किस भाषा से संबंधित है, यूनानी भाषा से संबंधित है। सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक है। उदारवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, आदर्शवाद। तो 3 सही जवाब बच्चों हो जाएगा, बी हो जाएगा, समाजवाद। यानी सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक कौन है, समाजवाद है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में टाइथ नामक कर की वसूली वहाँ का कौन सा वर्ग करता था। कुलीन वर्ग, सामंती वर्ग, पादरी वर्ग, किसान और कारीगर वर्ग। तो 4 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पादरी वर्ग। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है। स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ जो है क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता। बच्चों ये जो है भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है। स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में है, धर्मनिरपेक्षता भी है, समानता भी है, लेकिन सांप्रदायिकता दोस्तों नहीं है। बुग्याल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुग्याल किसे कहते हैं। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को। सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। चलिए हम लोग 7 नंबर उत्तर देखेंगे। मार्सिले क्या है दोस्तों। मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगान है। यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। मार्सिले क्या है, मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के अर्थ के विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के अर्थ के विपरीत है। 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। इसमें दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 8 का सही जवाब सी हो जाएगा, लोकतंत्र में एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ये जो है अर्थ के विपरीत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है दोस्तों, आपको बताना है। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, सरकार सभी धार्मिक आदर्शों और मान्यताओं को समान सम्मान देती है। यानी राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्म क्या है दोस्तों, समान है। सरकार सभी धार्मिक आदर्शों और मान्यताओं को सम्मान देती है। स्टालिन के सामूहिकरण कार्यक्रम ने किस वर्ग को जो है सर्वाधिक प्रभावित किया। किसान वर्ग, औद्योगिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग। 10 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, किसान वर्ग। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। दोस्तों दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी के नाम से जाना जाता है। ताप्ती नदी कहाँ बहती है बच्चों, ताप्ती नदी सूरत किस नदी किनारे है, ताप्ती नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप ग्रीष्मावकाश में कावर्ती जाना चाहते हैं तो जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, आपको बताना है बच्चों। तो 12 का सही जवाब क्या जाएगा, बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावर्ती है। मेरा मित्र एक देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत देश की सीमा के साथ नहीं लगती है। वह देश कौन सा है दोस्तों। भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो 13 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तजाकिस्तान। मेरा मित्र एक
ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत देश की सीमा के साथ नहीं लगती है, वह देश कौन सा है? तजाकिस्तान है, क्योंकि भूटान भी लगती है, बांग्लादेश भी लगता है, नेपाल भी लगता है। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि कारण क्या है? उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निरक्षरता, उपयुक्त सभी। यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? कृषि, खनन, बैंकिंग, उत्खनन। 15 का सही है बच्चों, डी हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा। ये जो है प्राथमिक गतिविधि नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि आता है, उत्खनन भी आता है, खनन भी आता है, लेकिन बैंकिंग नहीं आता है दोस्तों। ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर आर्थिक गतिविधि है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक गैर आर्थिक गतिविधि है? आप 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। इनमें 4 ऑप्शन सही होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 16 का सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, परिवार के लिए खाना बनाना। निम्नलिखित कौन सा एक गैर आर्थिक गतिविधि है? तो परिवार के लिए खाना बनाना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो है कारक कौन सा नहीं है? अक्षांश, कर्क रेखा, जनसंख्या, वायु दाब एवं पवन। तो 17 का सही बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जनसंख्या। निम्नलिखित में से खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन कौन है? खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है? पारंपरिक दस्तकार, लघु किसान, मिल मजदूर, कड़े काश्तकार। तो 18 का सही बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मिल मजदूर हो जाएगा। एक व्यक्ति कागजों से लिफाफे बना रहा है, उसकी गतिविधि को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, सूचना क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो 19 का सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, माध्यमिक क्षेत्र हो जाएगा। आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ए और बी दोनों। तो दोस्तों सही जवाब 20 का जो है डी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। चलिए खंडवार से हम लोग देखेंगे। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, जहाँ भी अथवा लग जाए, जहाँ इसको कीजिए चाहे भारत में चरवासी टैक्स का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये 2 का उल्लेख कीजिए। अथवा जो है अपराधी जनजाति अधिनियम को घुमंतु किस्म के लोग पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। 4 अंकों का है दोस्तों, दोनों में से एक करना, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। उस अधिनियम का नाम बताइए जिसे घुमंतु चरवाहों की गतिविधियों को सीमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के 2 लक्षण लिखिए। अथवा में रहेगा बच्चों, तो ये इसका उत्तर देखेंगे, 4 नंबर का है। घुमंतु चरवाहों की गतिविधियों को सीमित करने के लिए अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया। अपराध जनजाति अधिनियम के निम्नलिखित 2 लक्षण है, 2 लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा बच्चों दस्तकारों, व्यापारियों तथा चरवाहों के अनेक समुदायों को अपराधी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। नंबर 2, इस अधिनियम के अंतर्गत उनकी गतिविधियों पर अनेक प्रकार के जो है प्रतिबंध लगा दिए गए। चलिए अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर क्यों माना जाता है? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। 4 नंबर का है। अथवा किसी भी देश के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान क्यों आवश्यक होता है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए जो आपकी दृष्टि में अति आवश्यक हों दोस्तों। दोनों में से करना है। चलिए एक को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अन्य रूपों से बेहतर है क्योंकि यह गलती का सही करने का मौका देता है, कैसे बताएं? चलो वो उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, लोकतंत्र में हमेशा गलतियों को सही करने का अवसर उपलब्ध रहता है, जबकि लोकतंत्र के अतिरिक्त दूसरी शासन प्रणालियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चों? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। हमारे यहाँ देश में क्या है? हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इंडिया में लोकतंत्र है बच्चों, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। तो लोकतंत्र में हमेशा गलतियों को सही करने का अवसर उपलब्ध रहता है, जबकि लोकतंत्र के अतिरिक्त दूसरी शासन प्रणालियों में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। यद्यपि सरकार की कोई भी शासन प्रणाली विशुद्ध नहीं है, लोकतंत्र में भी अनेक गलतियां होती हैं, लेकिन लोकतंत्र में गलतियों के सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लोकतंत्र का एक विशेष गुण यह है कि इसमें कोई भी गलती लंबे समय तक नहीं छिप सकती। जनता जागरूक होती है और सूचना क्रांति के इस युग में सूचना की पहुंच सभी तक है, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। यदि भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी ना होती तो मैदानी क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? स्पष्ट कीजिए।
अथवा करके देगा भारत के उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसके 2 कारण बताइए। दोनों 4 नंबर का है। चलिए एक कम देखते हैं, पहला देखेंगे। यदि भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी ना होती तो मैदानी क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। आइए इसका उत्तर दोस्तों हम लोग देखते हैं। यदि भारत में मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी ना होती तो मैदानी क्षेत्र पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता। नंबर 1, सूखे की समस्या आ जाती। नंबर 2, जड़ोन मिट्टी की कमी हो जाती। नंबर 3, जल परिवहन समृद्ध नहीं हो पाता। नंबर 4, अनाज उत्पादन में कमी आती। 5वां है जनसंख्या का वास नहीं हो पाता। 4 नंबर देखेंगे, भूमि श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी से आप किसे सबसे अच्छा समझते हैं और क्यों। अथवा क्या शिक्षित बेरोजगारी भारत की प्रमुख समस्या है, इस संबंध में अपना मत स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका हम लोग एक उत्तर देखेंगे बच्चों। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, क्यों। अथवा शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी के क्या कारण है। चलिए तो उत्तर देखेंगे। देखो, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए बच्चों एक विशेष समस्या इसलिए बन गई है क्योंकि यह बेरोजगारी शहरों में एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री धारा का अनेक युवा रोजगार पाने में असमर्थ है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की अपेक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आती है क्योंकि कुछ वर्गों में विशेष अतिवेश जनशक्ति, अन्य क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी के साथ साथ विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों में बेरोजगारी व्याप्त है, जबकि दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी तकनीकी कौशल की कमी है। उपरोक्त कारणों से शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या है दोस्तों। आगे है, देखो वर्णनात्मक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, लगभग 150 शब्द लिखना है दोस्तों। देखो ये 6 नंबर का रहेगा। फ्रांस क्रांति कब हुई थी, इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। अथवा समाजवाद से क्या तात्पर्य, समाजवादी किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे। 6 नंबर का है। चलिए एक उत्तर दोस्तों लोग देखेंगे। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तील के जेल ध्वस्त के साथ हुई थी दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया। विश्व पर प्रभाव, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में व्यापक परिवर्तन हुए। नंबर 1, निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा से यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों में निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश न लगाया जाए उसे निरंकुश बोलते हैं, जो मनमानी काम करता है, जिस पर कोई अंकुश न हो। तो बच्चों, फ्रांस की क्रांति के प्रेरणा से यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों में निरंकुश राजतंत्रों को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतियाँ हुई। क्रांतियों में होता है एक परिवर्तन, एक बदलाव। नंबर 2 दोस्तों, अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आंदोलन का आरंभ है। यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया। संसदीय सुधार की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ तथा अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार की मांग होने लगी। नंबर 3, यूरोपीय सामंती व्यवस्था का अंत। फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा विश्व को समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्ता का विचार मिला। नंबर 4, शासकों द्वारा शासन व्यवस्था में सुधार। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर अन्य राज्यों के शासकों ने शासन व्यवस्था में सुधार किए तथा जन कल्याण के लिए कार्य प्रारंभ किए। नंबर 5 दोस्तों, देशों की विदेश नीति में परिवर्तन। फ्रांस की क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड व अन्य यूरोपीय देशों की विदेश नीति को प्रभावित किया। नंबर 6, उपनिवेशवाद की समाप्ति। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं दोस्तों, जब एक देश दूसरे देश पर गुलाम बना लेता है दूसरे देश को। जैसे अपने भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उस समय को काल को उपनिवेशवाद कहा जाता था। तो उपनिवेशवाद की समाप्ति। फ्रांसीसी क्रांति ने उपनिवेशिक जनता में नई भावना का संचार किया। उनके उपनिवेशों में परिवर्तनों के लिए आंदोलन आरंभ हो गए। अमेरिका महाद्वीप के अनेक देशों ने पुर्तगाल तथा ब्राजील के उपनिवेश समाप्त करके गणतंत्र स्थापित कर लिए। नंबर 7, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को बल। क्रांति के परिणाम स्वरूप दोस्तों राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया। अनेक देशों द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पर बल दिया जाने लगा। धर्मनिरपेक्ष में बच्चों क्या होता है, यानी किसी एक धर्म को बढ़ावा न देना, सभी धर्म को समान रूप से देखना। नंबर 8, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रसार। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व यानी भाईचारा के विचारों को बल मिला। लोगों ने इन सिद्धांतों के आधार पर बच्चों नई शासन व्यवस्था की मांग की। नंबर 9, वयस्क मताधिकार एवं जन कल्याण की भावना को प्रोत्साहन। क्रांति के वयस्क मताधिकार एवं जन कल्याण की भावना को प्रोत्साहन क्रांति के फलस्वरूप
यानी फ्रांस क्रांति के फलस्वरूप अनेक राष्ट्रों में वयस्क के मताधिकार का प्रचलन आरंभ हो गया। शासकों एवं लोकतांत्रिक सरकारों ने जन कल्याण को अपनी नीति निर्धारण का प्रमुख अंग माना।